अच्छा भाई, अब हम जो है वो असल में सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के एमसीक्यूज़ जो कि आपके पास्ट पेपर्स में आते रहे हैं। उन एमसीक्यूज़ को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो लेक्चर है इसको मैं साथ साथ रिकॉर्ड भी करता जा रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग के बाद आज ही इंशाल्लाह मैं क्लास ओवर होने के बाद इसको अपलोड कर दूँगा ऑनलाइन। तो अगर बाद में भी अगर आप इस कंसल्टेंसी चाहें तो वो आराम से हो सकती है, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। तो देखिए ये, अच्छा ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये बुक शॉप पे रखवाए तो गए थे, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ पे वो लोग मिसप्लेस कर चुके होंगे उसे ना। तो मैं इसको, हम फिर बाद में पूरे बुक की फॉर्म में मेरे पास मौजूद है डॉक्यूमेंट, तो वो एमसीक्यूज़ बुक की फॉर्म में हम वहाँ पे रखवा देंगे। तो चलें भाई, अब यहाँ से ये स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स का सेटअप, ठीक है ना। तो आप लोग जो है स्क्रीन पे आप लोगों के डिस्प्ले हो रहा होगा। अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एक करके मैं पढ़ता चला जाऊँगा और इसका सॉल्यूशन भी हम देखते जाएंगे कि ये किस तरीके से परफॉर्म होगा। एक मिनट में ज़रा इसे सेव कर लूँ फिर से। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट, चलें अब हम इसको स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और अब आप देखिए कि ये सॉल्यूशन जो है वो इसका किस तरीके से है। इससे पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ़ इनिशियल वेलोसिटी आपको बताई जा रही है, एक्सेलरेशन एंड टाइम ऑफ मोशन, यानी कि क्या क्या चीज़ है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, एक्सेलरेशन ए और टाइम टी, वी आई ए और टी गिवन हो, विच इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट, आपने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस कैलकुलेट, यानी कि इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट एस और इनिशियल एक्सेलरेशन और टाइम। अब यहाँ पे बताइए डिस्टेंस फार्मूला एस इज इक्वल टू वी बार, तो इसमें तो ये चीज़ें हैं ही नहीं। अब इसमें एवरेज वेलोसिटी तो नहीं दी गई है, तो दिस फार्मूला कैन नॉट बी यूज। फर्स्ट इक्वेशन में आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इस इक्वेशन में डिस्टेंस मौजूद ही नहीं है, तो इसको भी नहीं कर सकते। सेकंड इक्वेशन में देखिए आप, अगर मैं थर्ड को देखूं तो थर्ड के अंदर सेकंड इक्वेशन में देखिए वी आई भी है। अगर मैं यहाँ पे इसको मार्क करना चाहूँ तो देखिए वी आई है, वी आई यहाँ पर है आपको दिया हुआ है, टी है, टी भी यहाँ पर है, ये दोनों टी हैं, टी भी गिवन है, और एक्सेलरेशन भी है यहाँ पर है, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब क्या है कि बेस्ट सूटेबल इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, सी। जबकि डी में देखिए टी मौजूद नहीं है और वी एफ आपको दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे वी एफ मौजूद नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा आपके पास, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। आपने जो क्वेश्चंस हो किसी भी इससे रिलेटेड, वो आप क्या कहते हैं चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, फिर मैं जब ये करने के बाद बैक करूँगा तो फिर वो क्वेश्चंस आपके लिए जाएंगे। द एवरेज स्पीड ऑफ डॉल्फिन, एक डॉल्फिन है जिसकी एवरेज स्पीड आपको कितनी दी गई है, 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी स्पीड इन एसआई यूनिट, अब आपको पता है एसआई यूनिट सिस्टम जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। तो बताइए 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर को मीटर पर सेकंड में कैसे, 90 को किलो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, और डिवाइडेड बाय आर्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डिवाइडेड बाय 36। आपको पता है 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0, 9 1 9, 9 4 36, तो आपके पास आ जाएगा 2 4 और 2 5 10, तो ये आ जाएगा 5/2। आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5/2। तो 5/2 का मतलब क्या हो, हाँ बेटे कहिए कहिए। हाँ सॉरी, मैं गलत लिख गया, मैं खुद गलत लिख गया, ठीक है। ये 90 है, ये 0 मिस कर गया मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे ये 90 है, जब आप क्रॉस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये 50, ठीक है। और 50/2 को जब आप क्रॉस करेंगे तो व्हाट यू विल गेट आंसर 25 मीटर पर सेकंड। ये मैं खुद गलत कर गया था बेटा, ये मिस हो गया था मुझसे, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपके पास आंसर आ रहा है 25 मीटर पर सेकंड। तो दैट इज़ हाउ। तो आप में से किसी एक ने आज पूछा हुआ था कि भाई यूनिट कन्वर्जन आएगी या नहीं, तो यूनिट कन्वर्जन चूँकि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में है, लिहाजा आ सकती है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैथ, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैथ्स आपको कितना दिया गया है, 20। अब ये देखिए ये डायनामिक्स से रिलेटेड है, चूँकि 4th सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन लग रहा है, लिहाजा आ सकता है। देखिए उसका मैथ्स जो है, एक ऑब्जेक्ट, उसका मैथ्स कितना दिया गया है, 20 किलोग्राम है, और ये एक्सेलरेट हो रहा है, इसमें एक्सेलरेशन कितना है, 3 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। तो हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग आपको क्या मालूम करना है, एफ। तो एफ इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, एम ए। तो बताइए ए और एम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 क्या आ जाएगा, 6 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा आपके पास सॉरी यहाँ पे देखिए 20 दिया हुआ है और मैंने फिर 2 लिख दिया इसको जल्दी में। तो ये 20 किलोग्राम मैस दिया गया है 3, तो 23 से आपके पास क्या आ जाएगा 60। तो आंसर आएगा 60 न्यूटन। तो आंसर क्या होगा आपके पास करेक्ट डी। मैं ये जल्दी में दोबारा से सिर्फ 2 लिख गया था। तो ये 20 किलोग्राम है। नेक्स्ट देखें, द ऑपोजिंग फोर्स, एक ऑपोजिंग फोर्स है एक्ट बिटवीन टू, दो सरफेसेस के दरमियान में, कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं दो, उनके दरमियान में, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे सरफेस पर रख के घसीटा जा रहा है, आप इसको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इसकी एक ऑपोजिंग फोर्स बिल्डअप हो रही है। और आप जानते हैं कि ये क्या होती है, रेजिस्टिव फोर्स होती है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स होती है। तो आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं हो सकता, तो आपके पास आंसर क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये बी आंसर आपके पास आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं हो सकती क्योंकि आप जानते हैं सर्कुलर मोशन के लिए इस्तेमाल होती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मैसेस बॉडीज के दरमियान वेट हो सकता है ग्रेविटेशन, और मैक्सिमम फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आंसर जो होगा वो यहाँ पे बी होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से टाइप्स ऑफ फोर्सेस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स द सेम फॉर सॉलिड एनीवेयर इन द, बताइए इसमें से वो कौन सी चीज़ है, इसमें से वो कौन सी चीज़ है जो कि तमाम जगहों पर हर जगह सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अब आप ये देखिए, वॉल्यूम वेरिएट कर जाता है, डेंसिटी, मैस इज द थिंग दैट रिमेन्स द सेम और कांस्टेंट। इसके अलावा आपको पता है मैस हमेशा क्या होता है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यानी कि अनचेंज होता है, कभी तब्दील नहीं होता। मैथ से ऐसे भी जहन में रख सकते हो कि अगर आप अर्थ पे बैठे हैं, ज़मीन है ये अर्थ, और यहाँ पे अगर आप मौजूद हैं और अगर आप अर्थ से मून पे चले जाएं, चांद पे चले जाएं, तो आप जितने बड़े हैं आप उतने ही बड़े रहेंगे, आपके मैथ्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैथ्स रिमेन्स द सेम और कांस्टेंट एवरीवेयर, जबकि वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट सब चीज़ें क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें से कौन सी चीज नहीं है मेजर, इसमें से कौन सी चीज न्यूटन में मेजर नहीं हो सकती। अब देखिए ये फोर्स से रिलेटेड है। अब बताइए, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, पुलिंग इज अ फोर्स, पुश भी क्या होती है, फोर्स होती है। तो अब बची हुई चीज एक अकेला प्रेशर रह गया, और प्रेशर जब आप पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ेंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, अभी नहीं पढ़ा है आपने, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, इट इज नॉट मेजर्ड इन न्यूटन बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर जो होगा, चूंकि ये तीनों फोर्सेस हैं, तो आंसर जो होगा वो क्या होगा आपके पास, ए। इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है बेटा, अगला देखें, द पोजीशन ऑफ योर स्कूल बिल्डिंग, आप मालूम कर रहे हैं अपने स्कूल बिल्डिंग की पोजीशन को, कि उसकी लोकेशन के वो लोकेटेड कहाँ है। अगर मैं मालूम करने चाहूँ, बताने जाऊँ, तो देखिए, कैन बी लोकेटेड बाय डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल। आप क्या करेंगे, अगर आप उसकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो आप कहेंगे कि बाय द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम योर, अपने घर से स्कूल तक का आप एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना दें तो आपको उसकी पोजीशन पता लग जाए, विद रेफरेंस टू द स्कूल नेम। अभी बताइए, एक स्कूल की लोकेशन को क्या स्कूल के नाम से कहा जा सकता है। मसलन मैं अगर किसी ऐसे बंदे को जो कि लाहौर में रहता है, उसको पता ही नहीं है एंग्रो मॉडल स्कूल कहाँ है, मैं उससे कहूँ कि भाई एंग्रो मॉडल स्कूल मेरे स्कूल का नाम है, पहुँच जाओ, तो वो पहुँच सकता है? वो कभी नहीं पहुँच सकता, क्योंकि नेम का रेफरेंस कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। अच्छा, बाय डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल। अब बताओ, डिस्टेंस तो आपके पास कोई भी हो सकता है ना। अब ये आपके पास हाउस है आपका, और यहां पे आपके पास क्या है, स्कूल है। अब जो डिस्टेंस होता है वो एनी स्पेसिफिक, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, ये किसी भी तरीके का डिस्टेंस जो हो सकता है वो डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एक स्ट्रेट, जो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट पाथ पे होगा। इस ब्लू कलर को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, जबकि रेड कलर में जितने ये, तो बताइए अगर मैंने इसको बता दिया कि आपका डिस्टेंस स्कूल से 40 मीटर पे, तो 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बेस्ट होता है कि डायरेक्ट आप इस लोकेशन से यहाँ पे आप डायरेक्ट पहुँच रहे हैं, पिन पॉइंट कर रहे हैं। भाई आप एक मैदान में खड़े हैं, एक ग्राउंड है, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपका फ्रेंड यहाँ खड़ा है,
कोई आपसे पूछता है कि आपका फ्रेंड कहाँ है, तो आप उसको इशारा करके बिल्कुल स्ट्रेट सीधे सीधे पाथ पे इशारा करके बताएंगे कि वो उधर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो बेस्ट वे होता है किसी भी चीज़ की लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। रेफरेंस टू द फिक्स पॉइंट, अब एक किसी फिक्स पॉइंट से रेफरेंस भी लिया जा सकता है। विद रेफरेंस टू अ फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट से मैं अपने स्कूल का रेफरेंस लेके बता दूं, ये भी आंसर मुमकिन है, ये भी आंसर मुमकिन है। अब देखिए, रेफरेंस टू अ फिक्स्ड पॉइंट अगर एक स्कूल का बताना है, देखिए इसको अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आपका स्कूल है। अब ये बताइए, जो बंदा आ रहा है उसको पहुंचना है आपके स्कूल तक। आप अगर अपने घर से उसका रास्ता बताएंगे तो इस बंदे को सही समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, वो रेफरेंस पॉइंट सपोज कोई मॉस्क है, कोई मस्जिद है, ठीक है, एक मस्जिद है, और उस मस्जिद से आप ये बताएं कि मस्जिद से ये इतने डिस्टेंस पे मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई फिक्स्ड पॉइंट के अक्रॉस अगर मैं उसके रिलेटिवली अगर डिस्टेंस बता दूं तो बेस्ट लोकेशन होगी। तो मेरे पास ये भी बेस्ट आंसर नहीं होगा, मेरे पास बेस्ट आंसर विद रेफरेंस टू अ फिक्स्ड पॉइंट, ये मेरे पास बेस्ट ऑप्शन होगा। तो मैं जब चारों ऑप्शंस पढ़ता हूं तो ये जहन में मेरे पास, यानी कि जो मेरे पास आउटकम या कंक्लूजन आता है वो ये आता है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिफाइन अ लोकेशन ऑफ एनी बिल्डिंग, तो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ फिक्स्ड पॉइंट रेफरेंस। अगर मैं उसे किसी फिक्स्ड पॉइंट रेफरेंस के थ्रू डिफाइन कर रहा हूं तो वो मेरे पास बेस्ट है। अब फिक्स्ड पॉइंट रेफरेंस का मतलब क्या हो गया कि आप ये बता सकते हैं कि भाई किसी मस्जिद के बैक साइड के ऊपर है वो, या किसी शॉपिंग मॉल है कोई मशहूर, उसके फ्रंट के ऊपर आपका घर है, तो आप उसके थ्रू, या स्कूल है तो आप उसके थ्रू जो है वो इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपके पास बेस्ट आंसर जो है वो डी होगा इसमें। आगे चलिए, विच टाइप ऑफ द मोशन इज टेकन प्लेस इन द, अब यहां पे देखें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये है सी सॉ। सी सॉ के अंदर मोशन हमेशा कैसे होती है ऑब्जेक्ट की, अप एंड डाउन, यानी कि पहले वो नीचे आएगा फिर ऊपर। इस अप एंड डाउन मोशन को मैं वाइब्रेटरी मोशन भी कह सकता हूं। कौन सी मोशन कह सकता हूं, वाइब्रेटरी। लेकिन इस वाइब्रेटरी के साथ इन्होंने जो इसकी डायरेक्शन बनाई है वो कुछ इस तरीके से बनाई हुई है, और ये जो डायरेक्शन है ये सर्कुलर को रिप्रेजेंट करती है। आपके बात समझ में आ रही है, ये डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करती है, सर्कुलर को। वैसे देखा जाए तो इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट अप एंड डाउन होगी, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या लिखना चाहिए, वाइब्रेटरी। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि सीसॉ अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है और ये अपवर्ड जा रहा है तो इसकी मोशन कैसी बन रही है, सर्कुलर। तो चूंकि यहां पे आपके पास ये जो डायरेक्शंस दी हुई हैं इनको देखते हुए मेरे पास ऑप्शन क्या होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। लेकिन अगर इन्होंने ये एरोज नहीं बनाए होते इस तरह के तो मेरे पास ऑप्शन क्या होता, वाइब्रेटरी। तो इसके लिए चूंकि एरोज इन्होंने बनाए हुए हैं आप इसमें लिखते हैं सर्कुलर। अब होता क्या है, जो बच्चा वाइब्रेटरी लिख रहा है वो भी ठीक है, जो सर्कुलर लिख रहा है वो भी ठीक है, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम ये आती है कि भाई दोनों ही ठीक हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में ऐसे एमसीक्यूज कुछ आपके पेपर्स में ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर मार्क्स, जब दो ऑप्शंस एक जैसे सही हो जाते हैं तो उसमें मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि एम्बिगियस हैं, जिसके आंसर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, तो उनको भी इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। तो इसका जो आंसर आप देखेंगे, जो आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फिगर वो सी होना चाहिए, लेकिन जो ए लगाएगा वो भी क्या है, ठीक है। अच्छा अगला देखिए बेटे, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, एक बॉल जो है उसको ड्रॉप किया गया है फ्रॉम टॉप ऑफ द क्लिफ। अब अगर एक बॉल को आप ड्रॉप कर रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉल है, इसको टॉप ऑफ द क्लिफ से ड्रॉप कर दिया गया, तो इसका मतलब क्या है, ये फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है। फ्री फॉल का मतलब क्या हो गया कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और चूंकि ड्रॉप की गई है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रॉप्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या ली जाएगी, 0 ली जाएगी, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगी। ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है, कि इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज दिस। इट टेक्स 2 सेकेंड्स। अब इसको कितना वक्त लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है, यानी कि टाइम जो दिया जा रहा है इस बॉल को यहाँ से ज़मीन पे, ग्राउंड पे हिट करने में, इसे टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड्स लगे हैं नीचे आने में। 2 सेकेंड तक ये हवा में रही, टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक। हेंस द हाइट ऑफ द, यानी कि जो मुझे क्लिफ की हाइट पूछ रहे हैं वही हाइट होगी जितना इस बॉल ने यहाँ से यहाँ तक क्या कवर किया हो, डिस्टेंस। तो बताइए
आपके पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन और टाइम, ये 3 चीज़ें दी हुई हैं। आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? डिस्टेंस एस। अब पता है आपको फ्री फॉल के अंदर इसी डिस्टेंस लिख लें या हाइट लिख लें, एक ही बात होती है। तो फॉर्मूला क्या है आपका? सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी कि अगर ए टी और वी आई, ए टी और वी आई, अगर ये 3 चीज़ें आपको पता हो तो इन तीनों के जरिए मैं डिस्टेंस एस जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। तो बताइए एस जो है इसकी जगह आप क्या लिख लें? एच लिख लें। वी आई इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है? 2 प्लस हाफ ए कितना है? यहाँ पे 10 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए जो है ये जी के बराबर होगा। और टी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 2 का हम क्या कर देंगे यहाँ पे? स्क्वायर कर देंगे। ये तो एलिमिनेट हो जाएगा पार्ट। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का क्या हो जाएगा? 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 मीटर्स। तो आपके पास जो आंसर यहाँ पे आएगा वो कितने मीटर्स आ जाएगा? 20 मीटर। तो आपके पास आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी होगा। 10 नहीं हो सकता, 30 भी नहीं हो सकता, 40 भी नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, इस तरह के न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्टेड हैं पेपर में। अब जरा देखिए अगला, अ बॉल ऑफ 2 किलोग्राम। एक बॉल है जो कितने किलोग्राम की है? 2 kg की है। ये इसका क्या दिया गया है? मैस दे दिया गया है आपको। ठीक है, टेक्स 2 सेकेंड्स। एक बॉल है 2 kg की, 2 सेकेंड ये उसका टाइम दिया जा रहा है टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट ऑफ 100 मीटर। ये इसकी हाइट h दी हुई है। सही बेटा, एक मिनट। डिस्कनेक्ट हो गया था, कनेक्ट कर लें जल्दी जल्दी। अच्छा जी, तो हम ये देख रहे थे, एक मिनट में ज़रा इसको फिर से शेयर करूं स्क्रीन। एक मिनट रुकिएगा। हाँ बेटा, स्क्रीन शेयर हो गई? हो गई शेयर। अच्छा, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अगर हो जाता है ऐसा तो मुझे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप मेरे पास है तो उससे अंदाज़ा आ जाएगा। चलें भाई, एक बॉल है 2 किलोग्राम की। इसको, अच्छा यार ये तो मैंने बंद ही नहीं किया, एक मिनट रुको। एक मिनट, क्लियर करें उसे। अच्छा जी, माउस पे चलो भाई, एक बॉल है 2 किलोग्राम की। इसको ड्रॉप किया गया है एक सर्टेन हाइट से, और जब ये नीचे गिर रही है तो ज़मीन तक पहुंचने में इसने जो टाइम लिया है, वो डिस्टेंस कवर किया है, दैट डिस्टेंस और हाइट इज़ 100 मीटर्स। ये डिस्टेंस है, ठीक है। कितने टाइम लिया इसने? ये इसका डिस्टेंस हाइट हो गई, और टाइम जो ले रही है ये नीचे तक पहुंचने में, ये 2 सेकेंड्स तक ये नीचे आ रही है। अब व्हाट टाइम विल द बॉल ऑफ 4 किलोग्राम। अब देखिए, ये बॉल नीचे आने में कितना टाइम लेती है? 2 सेकेंड्स लेती है। अब ये कह रहे हैं एक और बॉल है जो कितने केजी की है? 4 केजी की है। ये बॉल लाइटर थी, ये इसके मुकाबले में क्या है? हैवियर है। इसको भी मैंने ऊपर से ऐसे ही ड्रॉप किया, इसने भी डिस्टेंस कितना कवर किया? 100 मीटर। अब ये बताइए, इसने तो टाइम लिया है 2 सेकेंड्स। जब 4 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को, जो ये देखिए ये 2 किलोग्राम थी, और ये जो है ये कितने केजी है? 4 है।
जब मैं 4 को ड्रॉप करूंगा तो आप जानते हैं कि बोथ ऑब्जेक्ट शुड ट्रेवल और मूव विथ सेम एक्सेलरेशन। जी की वैल्यू जो इसके लिए होगी वही जी की वैल्यू इसके लिए भी होगी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट के और दूसरे ऑब्जेक्ट की दोनों की सेम होगी। तो दे बोथ विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ये बॉल जब नीचे यहाँ पे पहुंचेगी तो ये उसी वक्त पहुंचेगी जिस टाइम के अंदर ये वाली बॉल यहाँ पहुंच रही होगी। तो बताइए पहले का टाइम अगर 2 सेकेंड है छोटी बॉल का, तो बड़ी बॉल का भी टाइम कितने सेकेंड्स होगा? 2, बिकॉज ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मैसेज रीचेस द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 2 सेकेंड्स। यानी कि ऑब्जेक्ट, मुझे इसके अंदर कोई सोल्यूशन, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर डायरेक्टली क्या। और अगर आप कैलकुलेशन करते भी हैं तो भी आपके पास आंसर 2 सेकेंड्स ही आएगा। तो ये फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए कि तमाम ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट मैसेज के सेम रेट के ऊपर ड्रॉप होते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अच्छा जी, हाँ बेटे कहिए। देखें 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 देखें, अगर मैसेज डिफरेंट हुए तो क्या वेट सेम होगा? तो इसका मतलब क्या है कि ये मैसेज वेट सबके लिए। बात समझ में आ रही है? हाँ बेटे। नहीं, मैस जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो कभी चेंज नहीं होती। वेट जो होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। वेट फोर्स होती है, मैस फोर्स नहीं होती। मैस क्वांटिटी ऑफ मैटर है। वेट की यूनिट फोर्स होती है तो वेट की यूनिट न्यूटन होती है। मैस को किलोग्राम में मेजर करते हैं आप, ठीक है? अच्छा भाई, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स आर ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये कुछ इफेक्ट्स बताए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये इफेक्ट्स ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होते हैं, फोर्स की एप्लीकेशन की वजह से होते हैं। यानी कि फोर्स की अप्लाई कर। अब बताइए, जब फोर्स अप्लाई होती है तो गन के ऊपर क्या रिकॉइल जो होता है वो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से होता है। रिकॉइल ऑफ गन का मतलब क्या है कि जब आप फायर करते हैं किसी गन से तो जो बुलेट आगे की तरफ जाती है उसका जो आपको रिकॉइल मिल रहा होता है, जो झटका पड़ रहा होता है बैक साइड पे, ये फोर्स की वजह से होता है। यकीनन फोर्स की वजह से, क्योंकि ये फोर्स क्या होता है? ये रिएक्टिव फोर्स होती है, रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पहला वाला पार्ट तो बिल्कुल सही है कि ये फोर्स की वजह से रिकॉइलिंग मिलती है हमें। दूसरा एक्सेलरेशन, भाई गाड़ी के अंदर अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक कार अगर एक्सेलरेट कर रही है तो एक्सेलरेशन जो होगा ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ क्या होगी? फोर्स होगी। फोर्स नहीं तो वेलोसिटी को चेंज करके एक्सेलरेट किया होगा, तो ये भी फोर्स की वजह से होता है। अच्छा, टर्निंग ऑफ अ ड्राइविंग व्हील, एक व्हील है उसको, वो ड्राइविंग व्हील है वो क्या कर रहा है? टर्न कर रहा है, गोल घूम रहा है। तो आप ये जानते हैं किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए, किसी भी चीज को गोल दायरे में अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर वो ऐसे घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अगर वो अपने ही एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है, टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट, तो भी फोर्स चाहिए होती है। तो बताइए फोर्स इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें भी इन्वॉल्व है और तीसरे में भी इन्वॉल्व है। इन सब के अंदर क्या चीज इन्वॉल्व है? फोर्स इन्वॉल्व है। अब चौथा देखो, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ रॉड। बताइए एक मेटालिक रॉड लीजिए और इसको गर्म करना शुरू करें, जैसे जैसे आप हीट करते जाएंगे रॉड अपनी लेंथ को बढ़ा लेगा, ये कहलाता है थर्मल एक्सपेंशन। बताइए यहां पे कहीं फोर्स लगी? इस केस में कहीं फोर्स नहीं लगी। तो इसको तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि तमाम पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन डी एक ऐसा चीज है, एक्सेप्ट बताना है आपने। तो डी एक ऐसा फिनोमेना है जो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स लीस्ट फ्रिक्शन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें फ्रिक्शन लीस्ट हो, कम से कम हो? अच्छा, ये क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि, लेकिन देख लेते हैं इसको ना। वॉकिंग अलॉन्ग, अगर आप रोड के ऊपर चल रहे हैं तो चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए होती है। तो आपके शू में अगर फ्रिक्शन मिनिमम है तो आप आगे की तरफ बढ़ ही नहीं सकेंगे, लेकिन चूंकि आप वॉकिंग कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन इसमें मौजूद होगी। स्कीइंग डाउन, अब बताइए अगर एक स्नो स्लोप है, एक ऐसे बना हुआ बर्फ का स्लोप, और ये स्नो है, ठीक है, ये बर्फ का बनाया हुआ, और इसके ऊपर से आप क्या कर रहे हैं? यहां से स्लाइड कर रहे हैं। तो बताइए स्नो के ऊपर जब आप स्लाइड करते हैं तो आपको फ्रिक्शन मैक्सिमम चाहिए होती है, मिनिमम? यहां पे फ्रिक्शन क्या होनी चाहिए आपके पास? मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम, लेस होनी चाहिए फ्रिक्शन। तो यहां पे आपको जो चीज समझ में आती है,
ठीक है। यहाँ पे आपको जो चीज़ समझ में आती है वो ये है कि स्कीइंग डाउन अ स्नो स्लोप, इसमें फ्रिक्शन आपके पास क्या होती है, कम चाहिए होती है। इसमें फ्रिक्शन क्या चाहिए होगी, कम। इसमें भी ज़्यादा चाहिए होगी। अगर आप लैडर को किसी वॉल के अगेंस्ट प्लेस करते हैं, ये लैडर है और इसको आपने एक दीवार के सहारे, एक दीवार के सामने प्लेस कर दिया, तो ये दीवार से जहाँ पे टकरा रही होगी, अगर फ्रिक्शन कम हुई तो ये स्लाइड करती हुई गिर नहीं जाएगी नीचे। यहाँ पे अगर फ्रिक्शन कम हुई तो भी ये स्लाइड कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि लैडर को भी अगेंस्ट द वॉल फ्रिक्शन क्या चाहिए होती है, मैक्सिमम चाहिए होती है। और अगर बाइसिकल चल रही है और आप उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक्स वाले केस के अंदर भी आपको फ्रिक्शन क्या चाहिए होगी बेटा, मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा चाहिए होगी। तो फ्रिक्शन जो आपके पास मिनिमम चाहिए वो आपके पास कहाँ चाहिए, स्कीइंग के केस में चाहिए, जब आप किसी स्लोप के ऊपर स्लाइड कर रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, अ सबमरीन सिंक्स, एक सबमरीन जो है वो सिंक करती है, डूबती है, इनटू वाटर। ये सबमरीन है, ये वाटर के अंदर डाइव कर सकती है। ये पानी के ऊपर ऐसे तैर रही है और ये अचानक इसने यहाँ पे कोई जहाज वगैरह दुश्मन देखा तो ये क्या कर जाती है, ऐसे वाटर के अंदर डाइव कर जाती है, जिसे आप दोस्त कहते हैं, पानी के अंदर चली जाती है ये। अब ये कह रहे हैं जिसने, जब इसने डाइव किया तो डाइविंग जो है वो इसकी हुई है विद यूनिफॉर्म स्पीड, और उसकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है यानी कि अनचेंज्ड है, तब्दील नहीं हो रही। अनचेंज स्पीड होने का मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि इफ एक्सेलरेशन जीरो, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बोट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम देखें कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट और नेट फोर्स, कि अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ डाइव कर रही है तो रिजल्टेंट फोर्स, स्पीड अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती तो रिजल्टेंट फोर्स आती। लेकिन जब ये कांस्टेंट स्पीड के साथ डाइव कर रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस आपस में क्या हो गई है, इक्वल हो गई। और जब इन्हें सम किया गया है तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और जीरो आने का मतलब क्या है कि हाँ बेटा कहिए, बोलिए, क्या नहीं समझ में आ रही। अच्छा दोबारा से सुने, एक सबमरीन है, एक सबमरीन है, ये सबमरीन वाटर के अंदर डाइव कर रही है, सामने की तरफ नहीं, समझिए ये ऐसे नीचे जा रही है पानी में। अब ये अगले ही लम्हे पानी के अंदर ऐसे नीचे आ गई, फिर और नीचे आ गई, ये पानी के अंदर डूब सकती है सबमरीन। ऐसी शिप होती है जो वाटर के अंदर इनसाइड द वाटर सिंक कर जाती है। अब ये कह रहे हैं जब ये नीचे आ रही थी तो उस वक्त इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी, जब नीचे मूव कर रही है ये स्पीड इसकी कांस्टेंट है, अनचेंज्ड है। क्या है, कांस्टेंट है। अब बताइए अगर स्पीड कांस्टेंट हुई, अनचेंज्ड हुई, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इस सबमरीन का, जीरो। क्योंकि एक्सेलरेशन तो होता ही उस वक्त है जब स्पीड या तो बढ़े या फिर कम हो, लेकिन इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो ये चीज शो करेगी कि इसके ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्सेस का सम भी क्या होगा, जीरो। क्योंकि फोर्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स भी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब सबमरीन नीचे आ रही थी तो सबमरीन का वेट नीचे एक्ट कर रहा था, इसके अंदर एक ऑपोजिट रिएक्शन था, अपवर्ड आर। ये दोनों एक दूसरे को इन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करने के बाद इसके ऊपर देखो, सिर्फ समझने के लिए ये समझिए कि सबमरीन चूंकि कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, लिहाजा इसके ऊपर फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, जीरो। अगर फोर्सेस का सम एग्जिस्ट करता तो इस सबमरीन की स्पीड या वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहती, या तो वो इंक्रीज हो जाती या डिक्रीज हो जाती। देखिए चूंकि वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, सपोज कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद अ सर्टेन, एक कार है वो मूव कर रही है फॉरवर्ड, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ना ये स्पीड बढ़ रही है ना ही कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि गाड़ी पे अप्लाई होने वाली फोर्सेस क्या हो चुकी हैं, जीरो। क्योंकि फोर्सेस होंगी तो ही इसे एक्सेलरेट करेंगी, अगर एक्सेलरेट नहीं हो रहा है तो फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा बेटा। एक्सेलरेशन ही यूनिफॉर्म हो जाए कि तब क्या होगा? नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो कल देता है उसका
और तुम भी डाके वो कर। Sir, we can't hear you. हाँ मैं आ गया हूँ, बोलिए बोलिए बेटे। देखिए एक्सेलरेशन अमूमन जब भी होती, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन स्पीड नहीं एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जीरो नहीं होगी। लाइक 5 न्यूटन फोर्स लग रही है अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन, देखिए यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या हुआ, ज़रा समझिएगा। ये जो एक्सेलरेशन, सपोज कि ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आता विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर इस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा होता तो ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती, तो इस पे लगने वाली फोर्स भी यूनिफॉर्म होती। लेट सपोज 50 न्यूटन लग रही होती, तो ये कॉन्स्टेंटली 50 न्यूटन लग रही होती। लेकिन चूंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो अंडरस्टूड है कि फोर्स भी क्या होगी, जीरो। जब फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, यूनिफॉर्म हो भी सकता है, और वेरिएबल भी हो सकता है एक्सेलरेशन। भाई देखिए एक्सेलरेशन होगा तो वो यूनिफॉर्म और वेरिएबल कहलाएगा ना। यहां पर तो चूंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, लिहाजा एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फोर्स एक्ट नहीं करेगी। जब फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो नेट फोर्सेस क्या होंगी, आपके पास जीरो होंगी। हाँ आयशा बेटे, हाँ हाँ आयशा बेटा जल्दी बोलिए। आपने जो क्वेश्चन भेजा था वो क्वेश्चन का मैं वॉइस नोट आपको सेपरेटली भेज दूंगा। वो क्वेश्चन वैसे इनकम्प्लीट है। अगर एक्सेलरेशन, समझ लो एक चीज दिमाग में बिठा लें, एक क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है अ बॉडी इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन क्या चीज है, यूनिफॉर्म है। लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी क्योंकि एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आपके पास 5 रुपीज है, तो 5 रुपीज होने का मतलब क्या है कि 5 रुपए आपके पास यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, एग्जिस्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है, या आपके पास रखे हुए हैं पैसे, ठीक है ना, लेकिन जीरो नहीं है। जब जीरो होता है एक्सेलरेशन तो फोर्स जीरो होती है। अब अगर फोर्स जीरो हो गई तो उसका यूनिफॉर्म और वेरिएबल कहने का तो तुक ही नहीं बनता ना। जब कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिफॉर्म कहलाती है, अगर चेंज ना हो, पहले एग्जिस्ट करे फिर चेंज ना हो तो वो यूनिफॉर्म कहलाएगी, और अगर वो चेंज होने लगेगी तो फिर वो वेरिएबल कहलाएगी। दोनों सूरतों में देखो भाई, एक्सेलरेशन चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे वेरिएबल, फोर्स जरूर लगेगी 100%। कभी भी फोर्स जीरो नहीं हो सकती। लेकिन अगर वेलोसिटी, यहां पे स्पीड यूनिफॉर्म कह रहा है ये, तो फोर्स क्या हो गई, जीरो। अगर ये कहता विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहता तो फोर्स कभी भी जीरो नहीं होती। आपके बात समझ में आ रही है। अगर वो कहता है मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो फिर फोर्स कभी भी जीरो नहीं होती। लेकिन अगर ये कह रहा है मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया, तो फोर्स भी क्या हो गई, जीरो। तो उस सूरत में नहीं कंसिडर किया जाएगा। अच्छा मेरे ख्याल में वक्त कितना रह गया है, मेरे ख्याल में 1 मिनट रह गया है। मैं इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करता हूं, आप लोग कनेक्ट करें जल्दी से। चलें बेटा अगला देखिए। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या दे रहे हैं। क्वेश्चन दिया जा रहा है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर, दरवाजे का खोलना या दरवाजे का बंद करना, दोनों जो हैं, 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट। हाँ बेटा ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। कहाँ गए हम, ये रहे। हाँ भाई, दरवाजे का खोलना और दरवाजे का बंद करना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर, तो आप जानते हैं कि इसके अंदर वाइब्रेटरी मोशन तो होती नहीं,
प्रोजेक्टाइल भी नहीं होती, ये स्पिनिंग मोशन है, गोल घूमता है। दरवाजे के लिए हम क्या करते हैं, डोर जो होता है वो स्पिन करता है। डोर जो है उसके अंदर क्या होती है, स्पिनिंग होती है, टर्निंग इफेक्ट आता है। तो इसकी मोशन जो होगी वो स्पिनिंग मोशन कहलाएगी डोर ओपनिंग क्लोजिंग के लिए। फ्री फॉल बॉडी एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ फ्री फॉल है, ऊपर से आप ये पत्थर गिराइए या पूरा एक बहुत बड़ा सा जहाज गिरा दें, अगर वो फ्री फॉल है, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इट विल मूव ऑन अ स्ट्रेट पाथ, सीधे सीधे पाथ के ऊपर ट्रैवल करेगा। तो इसकी मोशन या मूवमेंट जो होगी वो ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन होगी। ठीक है, इसको इन्होंने लिखा है ट्रांसलेटरी मोशन। सर्कुलर तो हो नहीं सकती, गोल तो घूम के गिरता नहीं है भाई कोई ऑब्जेक्ट। रोटेटरी भी नहीं हो सकती, वाइब्रेटरी तो ट्रांसलेटरी। इसको बेहतर ये था कि ये लीनियर मोशन लिखते। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, टू इक्वल एंड ऑपोजिट, दो फोर्सेस हैं, वो इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं। ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, एक दूसरे से के ऑपोजिट हैं। जब एक्ट करेंगी तो वो बॉडी को क्या रखेंगी, इक्विलिब्रियम, यानी कि स्टैटिक रखेंगी, इसको मूव नहीं करेंगे। यानी कि टू फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट आए, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन से रिलेटेड, विच क्वांटिटी कैन नॉट बी जीरो इन द अबव। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो जीरो नहीं होगी? आप ये बताइए कि मैस ऐसी एक क्वांटिटी है जो कभी भी, मैस हमेशा एग्जिस्ट करता है ना, मैस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो देखो, मैस के लिए दो चीज़ें हो गई, मैस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। मैस के लिए दो बातें कही जाती है कि मैस रिमेन द सेम और कांस्टेंट एवरीवेयर, और मैस कैन नॉट बी जीरो, मैस जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता। ये दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। बाकी तमाम चीज़ें, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, मोमेंटम जीरो हो सकता है, एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, लेकिन मैस कभी भी जीरो नहीं। तो ये मैथ से रिलेटेड है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे चलिए भाई, नेक्स्ट देखें। अच्छा, यहां पे ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। अ पर्सन सपोर्ट द मैस ऑफ 20 किलोग्राम, ये 20 किलोग्राम का मैस है, इसको ये सपोर्ट कर रहा है, इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, 20 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, 20 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैस, तो बताइए इसके ऊपर, इस मैस के ऊपर, अब इसने इसको क्या किया हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है। सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि इसने इसे हैंग किया हुआ है। हैंग करने का मतलब क्या है कि जितनी डाउनवर्ड, यानी कि जितना इसका वेट है, अपवर्ड फोर्सेस भी क्या हैं, अपवर्ड फोर्सेस या टेंशन जो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये जो पुलीज दी गई है, इस पुली के अंदर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि इसमें एक रोप यहाँ पर है, एक रोप यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पे कितनी रोप्स, आपको 2 रोप्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। देखें, इसको समझिएगा, आपको रोप्स कितनी नज़र आ रही हैं, 2। तो देखिए, अगर यहाँ पे 20 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है तो इसका वेट कितना होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि W इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, mg। तो मैथ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन। तो अब ये बताइए कि नीचे, एक सेकंड बेटे, नीचे वेट आ रहा है 200 और अपवर्ड जो आपके पास फोर्स भी कितनी लगनी चाहिए, 200 लगनी चाहिए। देखिए, इसको जरा थोड़ा सा दिमाग लगा के समझिएगा। नीचे वेट कितना आ रहा है ऑब्जेक्ट का, 200, W इज इक्वल टू mg के थ्रू। तो अपवर्ड फोर्स भी कितनी होनी चाहिए, 200, तभी ये हैंग करेगा, सपोर्ट करेगा। अब ये बताइए, यहां पे रोप्स कितनी है, 2 हैं, एक इधर है एक इधर है। तो बताइए 200 लगने के लिए एक रोप पे फोर्स कितने न्यूटन लगनी चाहिए, 100 न्यूटन, और दूसरे के ऊपर भी कितनी लगनी चाहिए, 100। जब ये दोनों 100 एडअप होंगे, जब ये दोनों ऊपर वाले 100 एडअप होंगे तो मिलके ये कितना 100 फॉर्म कर लेंगे, 200। तो यहां पे जो ये बंदा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा वो कितनी फोर्स अप्लाई करेगा, ओनली 100 न्यूटन। ये बंदा जो फोर्स अप्लाई करेगा ये कितनी अप्लाई करेगा, 100 न्यूटन। ये 100 न्यूटन जब इस रोप पे अप्लाई करेगा तो आपको पता है कि रोप में फोर्स हमेशा एक जैसा टेंशन होता है। जब यहां पे 100 है तो यहां पर भी 100 होगा, यहां पर भी 100 होगा। तो ये 200, बेटा माइक ऑफ रखिए, दोनों तरफ 100 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर दोनों तरफ 100 हुआ तो इसका मतलब क्या है कि जो बंदा पर्सन फोर्स लगा रहा होगा वो 100 न्यूटन और जो उसको लिफ्ट कर रहा होगा वो कितना होगा, 200। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी अप्लाइड फोर्स कितने न्यूटन होगी, 100 न्यूटन होगी। अब इन्होंने व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो आपको रिजल्टेंट बताना है यहाँ पर।
अब ये मुझे बताइए, अपवर्ड फोर्स 200 लग रही है, डाउनवर्ड कितनी है, 200 है। तो बताइए ऑब्जेक्ट चूंकि स्टैटिक सपोर्ट के अंदर है, हैंगिंग पोजीशन में, लिहाजा दोनों फोर्सेस एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, जो इससे पहले आई थी। तो आंसर 0 होगा। हाँ भाई, एक एक करके क्वेश्चन करें, जल्दी जल्दी बोल। आप, हाँ सुन, बोल बोल चुके। अब आप एक चीज जहन में रखिएगा कि अगर किसी न्यूमेरिकल में वर्ड टेंशन का इस्तेमाल हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे कोर्स में नहीं है। यहां पे मैं जो समझा रहा हूं वो आपको ये बता रहा हूं कि वेट्स आपस में बैलेंस कैसे हो रहे हैं। यहां पे बैलेंसिंग की सिचुएशन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि इफ टू फोर्सेस, यहां पे न्यूटन थर्ड लॉ भी इस्तेमाल हो रहा है, यहां पे वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है कि टू फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, व्हेन दे आर एडेड यू विल गेट आंसर 0। तो इसको आप टेंशन में हरगिज नहीं लेके जाइएगा। टेंशन उस वक्त कहलाएगा जब मैं आपसे ये वाला फॉर्मूला लिख के कहूं कि ये भाई बताओ m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी लिखा हुआ है, और इस तरह का फॉर्मूला लिख के मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन कितना होगा, ये टेंशन कहलाएगा। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है वो बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है कि फोर्सेस बैलेंस क्या कब होंगी, व्हेन बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये मुझे पता था कि आप लोग ये सवाल करेंगे। अपने जहन को थोड़ा सा बड़ा करके सोचें, इसको ये देखें। टेंशन का मतलब ये नहीं है कि टेंशन की डेरिवेशन की बात हो रही है। टेंशन इज अ फोर्स दैट इज गोइंग टू बी बिल्ड अप इन अ स्ट्रिंग। पूछा क्या जा रहा है कि इफ ऑब्जेक्ट इज इन स्टैटिक पोजीशन सो द डाउनवर्ड फोर्सेस इज बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड। ये चीज ध्यान में रखनी है। अगला देखिए भाई, द फोर्स प्रोड्यूसेस, एक जो फोर्स होती है वो क्या क्या चीजें प्रोड्यूस कर सकती है। अब ये फोर्स से रिलेटेड है, देखो क्या क्या चीजें चेंज किस किस चीज में ला सकती है। क्या ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकती है, यस। अगर फोर्स लगती है तो क्या ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकती है, यस। भाई फोर्स लगा के आप डस्टर को प्रेस करें तो उसकी शक्ल बदल जाएगी। क्या उसकी लेंथ को चेंज कर सकती है, एक रबर बैंड लेके खींचिए तो उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, यस। लेकिन क्या फोर्स आपके मैस को वेरिएट, भाई मैस तो कांस्टेंट होता है, अनचेंज्ड, तब्दील हो ही नहीं सकता, तो फोर्स कैसे तब्दील कर सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सेप्ट है। ये यहां पे देखें एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा कि मैस के ऊपर कोई इंपैक्ट फोर्स नहीं कर सकती। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन फिर से आ गया है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और ये बहुत आसानी से, ये वेक्टर से रिलेटेड है। ये एक डब्बा है, 5 न्यूटन फोर्स राइट पे लग रही है और 8 राइट पे लग रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रही है। तो दोनों फोर्सेस को ऐड करोगे तो 8 5 13, 13 न्यूटन फोर्स जो है वो कहां लग रही है, राइट साइड पे लग रही है। अब लेफ्ट साइड पे ऐड करें, एक 4 न्यूटन लग रही है, एक 2 न्यूटन, तो टोटल ऐड अप करेंगे 6 न्यूटन कहां लग रही है, लेफ्ट साइड। अब ये बताइए, इस 6 न्यूटन से इस 13 का जो 6 होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा। 13 में से 6 कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा आपके पास, 7 न्यूटन। तो ये जो 7 न्यूटन फोर्स है ये इस ऑब्जेक्ट को राइट साइड के ऊपर क्या कराएगा, एक्सेलरेट कराएगी। यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये देखने से पता लग रहा है कि इट शुड मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ये राइट साइड के ऊपर क्या कर जाएगा, मूव। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है कि इफ 4 फोर्सेस acting on a body in the given diagram then the magnitude of the resultant, जो रिजल्टेंट आएगा मैग्नीट्यूड वो कितना होगा, 7 न्यूटन। या भी मैंने कैलकुलेट करके भी बता दिया आपको कितने न्यूटन होगा, 7 न्यूटन। इफ अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली फॉल कर रहा हो, ऊपर से गिराया जा रहा हो, तो इसकी मोशन जो होगी वो रैंडम तो नहीं हो सकती, पीरियोडिक भी नहीं होगी कि वापस चला जाए और उसी मुकाम पे पहुंच जाए, वाइब्रेटरी। ये इसकी मोशन कैसी होगी, लीनियर होगी, जो कि जिसको हम ट्रांसलेटरी भी कहते हैं। आगे चलिए भाई, द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू ई, पॉइंट ए से ई तक आप पहुंचे हैं, इसकी एवरेज वेलोसिटी इन दिस डायग्राम व्हाट इट वुड बी, कितनी होगी एवरेज। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी ए से ई तक में, देखो ये 3 दिया गया है, ये 6 दिया गया है, ये 4 दिया गया है, ये 11 दिया गया, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जब मुझे कैलकुलेट करनी होगी तो मैं इन सब को क्या करूंगा, ऐड करूंगा और डिवाइड कर दूंगा किस चीज से, 4 से। तो 6 और 4 11, 6 और 4 10, 11 12 13, 13 और 11 कितना होगा भाई, 13 और 11,
नहीं, ये टोटल कितना आ रहा है? 24। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। सुनो, आंसर आ रहा है 6। इसको मैं 4 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं? इस वजह से कि वेलोसिटीज हैं कितनी, काउंट करें, 1 2 3 4। भाई जितनी ऑब्जर्वेशन होती हैं उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही तो डिवाइड करते हैं एवरेज फाइंड आउट करने के लिए। तो 4 है तो 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा। समझ गए? तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा यहां पर? 4। सॉरी 4 गलत बता गया हूं, 6 आंसर आ जाएगा भाई, गलत लिख दिया। 4 6 24 ना, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, आगे चलिए। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स, बॉडी का जो इनर्शिया होता है। हाँ बेटे बोलिए। अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, इसके बाद मैं इसे अपलोड कर लूंगा, उसी में खुद देखिएगा। आप छोड़ दीजिए, जब गुजर गए तो गुजर गए। इसको बाद में इसकी वीडियो देख लीजिएगा तो अंदाज़ा हो जाएगा। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का जो इनर्शिया होता है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? क्या उसके टाइम पे डिपेंड करता है? उसकी लेंथ के रिलेटिवली होता है टेम्परेचर। इनर्शिया मैंने आपको बताया था कि इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन इट्स मास, मोर इनर्शिया। इनर्शिया और मास जो हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। ज़्यादा मास होगा, हैवी ऑब्जेक्ट होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा। मोटे बंदे का इनर्शिया ज़्यादा होगा, दुबले शख्स का इनर्शिया कम होगा। इफ़ अ बॉडी ऑफ मास, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 किलोग्राम है, वो एक्सेलरेट हो रहा है इस एक्सेलरेशन से, देन द फोर्स एक्सर्टिंग, तो F इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ma, मास 2 है और एक्सेलरेशन 5 है, तो आंसर कितने आ जाएगा? 10 न्यूटन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो बी आंसर आ जाएगा आपके पास। आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मास? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट मास को करेक्टली डिस्क्राइब कर रही है? द पुल ऑफ, देखिए मास जो होता है वो क्या ग्रेविटेशनल पुल होता है, ये तो वेट होता है ग्रेविटेशनल पुल, तो गलत हो गया ये, ए नहीं हो सकता। अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन बाय, क्या जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है ये तो वॉल्यूम कहलाता है। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई एन ऑब्जेक्ट, तो ये भी नहीं हो सकता। मटीरियल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज मेड, वो मटीरियल जिससे वो ऑब्जेक्ट बनाया गया है वो तो उसकी डेंसिटी की रिप्रेजेंटेशन करेगा। मसलन अगर हैवी ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, डेंसर ऑब्जेक्ट, तो डेंसिटी ज़्यादा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास जो होता है वो असल में क्या होता है? अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी, जो वो कंटेन करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। मास को हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मटेरियल या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी। अगला क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ मोशन डू पार्टिकल, जिसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं ऑफ द बॉडी हैव द सेम मोशन, वो कौन सी टाइप ऑफ मोशन होती है जिसमें हर पार्टिकल एक ही जैसा मूव कर रहा हो? मसलन याद करें, मैंने आपको बताया था बिल्कुल, जिसमें, हाँ, जिसमें हर पार्टिकल एक ही स्पीड के साथ एक ही तरफ मूव कर रहा होगा, तो योर आंसर वुड बी ट्रांसलेटरी मोशन। अगला देखिए, देखिए अब ये वेक्टर से रिलेटेड आ गया। ये कह रहे हैं कि क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन में हर पार्टिकल ऑब्जेक्ट का एक साथ, एक डब्बा जब मूव कर रहा होता है तो उस बॉक्स का हर पार्टिकल एक ही स्पीड, एक ही वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। यह हमने जिस वक्त ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा था उस वक्त हमने स्टडी किया था इसको। अच्छा आगे चलिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम पॉइंट P टू S, P से लेके S तक का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यही होगा ना डायरेक्ट, तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना आना चाहिए? जो यहाँ का डिस्टेंस है, तो कितना होगा? 3। और अगर डिस्प्लेसमेंट के बजाय ये क्या कहता, डिस्टेंस कहता, तो आप क्या करते? इसको सबको ऐड करते, यहां से यहां तक ये वाली चीज कहलाएगी डिस्टेंस। सॉरी क्या हो गया यार, गलत आ गए, एक मिनट। किससे डिवाइड कर रहे हैं? कौन से न्यूमेरिकल की बात कर रहे हो भाई?
ओ बेवकूफ़, मैं अभी यही समझा रहा हूँ, आप नीचे पहुँच गए। रुको तो, पहले एक एक करके चलते हैं ना, रुक तो जाइए। अच्छा देखिए बेटे, 1 मिनट पहले ये कर ले, उसके बाद नीचे जाएंगे ना। देखो अगर यहाँ पे डिस्टेंस लिखा होता तो फिर मुझे इन सबको ऐड करना होता, 5 5 10 3 13, 13 मीटर आंसर आता, ये वाला आंसर होता। लेकिन यहाँ पे चूंकि डिस्प्लेसमेंट कहा गया है तो आंसर क्या होगा, 3 होगा। अब नीचे आइए भाई। हाँ मेरा बेटा कौन था, क्या बता रहे थे, कितना आ रहा है इसका? 52 आ रहा है, नहीं 62। अब देखिए इफ ट्रक 72, 360 मीटर डिस्टेंस इन 5 सेकेंड्स, तो इसकी स्पीड क्या होगी? तो स्पीड क्या होता है, 360 डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका आंसर आ जाएगा 72 बकौल इनके। अब आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है बेटे। आगे चलिए। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का सवाल है, ज़रा देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। इन द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ प्लेयर, एक बंदा जो है, 1 मिनट मेरा बेटा रुकिएगा, फ़ोन आया मेरे पास, 1 सेकंड। अच्छा बेटे, कहाँ तक पहुँचे थे हम? हाँ ये करने के लिए जा रहे थे। मेरी आवाज़ आ रही है साफ, क्लियर आ रही है आवाज़? अच्छा देखिए, एक प्लेयर है, ये फुटबॉल को किक करने जा रहा है। अब तुम देखो, जब ये किक करेगा तो फुटबॉल का वेट जो है वो तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, डब्ल्यू। जब किक करेगा तो वो कहाँ की तरफ करेगा, सामने की तरफ, यहाँ पे किक करेगा। बॉल जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी, बॉल की मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, आगे की तरफ है। जब एयर में फुटबॉल मूव कर रही होगी तो मुझे ये बताइए कि उसी वक्त इस बॉल के ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करेगी, जिसकी, जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगी, जिसकी डायरेक्शन बॉल की मोशन के जस्ट ऑपोजिट होगी। तो बताइए फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपके समझ में आई, कहाँ पर होगी, जस्ट ऑपोजिट। यानी कि बॉल अगर यहाँ पहुंची है तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, जस्ट ऑपोजिट, एंड वेट ऑफ द बॉल इज एक्टिंग डायरेक्टली डाउनवर्ड्स। तो ये दो फोर्सेस आएंगी। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि अगर एक बॉल को किक किया जाए इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इफ द फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, अगर फ्रिक्शन मौजूद हो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द फुटबॉल। तो इसमें से जो बॉल के ऊपर लगने वाली सबसे पहली बात तो यह है कि दो फोर्सेस होंगी, एक फोर्स उसका वेट होगा और दूसरी फोर्स उसकी फ्रिक्शन होगी। अब जरा देखो, वेट तो डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो देखो ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन यहां पे देखें, ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा होगा तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आगे नहीं होनी चाहिए, बैक होनी चाहिए, बिकॉज फ्रिक्शन इज जस्ट ऑपोजिट टू द मोशन। तो ये वाला पॉसिबल तो नहीं हो सकता। यहां पे ऑब्जेक्ट ऊपर तो नहीं जा रहा ना, ऑब्जेक्ट तो सामने जा रहा है, तो ये अपवर्ड्स भी नहीं हो सकती फ्रिक्शन की डायरेक्शन। यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट इज मूविंग फॉरवर्ड, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन शुड बी जस्ट ऑपोजिट एंड दिस वुड बी द वेट। तो ये बी इज द आंसर। हाँ कहिए कहिए। चलें अगला देखें।
द फोर्स एक्ट्स इन टू वेज, दो मुख्तलिफ तरीक़ों से फोर्स एक्ट करती है. इट एक्ट्स इक्वल एंड ऑपोजिट वेज, यानी कि इक्वल भी हो और ऑपोजिट भी हो, यानी कि टू फोर्सेस एक्टिंग इक्वली एंड ऑपोजिट टू वन अनदर. बताइए ये स्टेटमेंट जो है वो न्यूटन फर्स्ट थर्ड लॉ कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है. तो अगर मैं देखूं कि ये स्टेटमेंट कौन से लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो देखिए टू फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड इक्वल हुई, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एक्शन का रिएक्शन. समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन जो है बिल्कुल ठीक है. अगला देखें भाई, अगला भी देखिए बिल्कुल ऐसा ही है कि एक बॉल है 2 किलोग्राम, इसको ड्रॉप किया गया एक सर्टेन हाइट से, 125 मीटर की बिल्डिंग है, ज़मीन तक पहुंच रही है बॉल. देन इट विल रीच, कितना टाइम लेगी ग्राउंड तक पहुंचने में, यह आपने बताना है कि कितना वक्त दरकार होगा. यानी कि आपने फाइंड आउट करना है टी, मैस आपको दिया हुआ है 125 मीटर आपको वो दे दिया गया है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू आपको पता है कितनी है ड्रॉपिंग के लिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पता है, आपको जी भी पता है, आपको एच यानी कि डिस्टेंस एस भी पता है, इसको अगर आप एस कर लें तो डिस्टेंस एस भी पता है, जी भी पता है. तो आपको क्या, अच्छा ड्रॉप की गई है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0. तो अब आप बताइए यू विल हैव टू फाइंड टी. तो टी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. बताइए डिस्टेंस एस जो है वो कितना है 125 है, इज इक्वल्स टू वी आई टी मैंने मालूम करना है, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो ये टी है. बताइए इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ड्रॉपिंग केस है, ड्रॉप हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई, मल्टीप्लाई बाय टी प्लस हाफ ए कितना एक्सेलरेशन 10 टी स्क्वायर. टी मैंने क्या करना है फाइंड आउट करना है, यहाँ पे टी क्या चीज़ है अननोन. ये वाला फैक्टर तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये खत्म हो गया. 2 1 2 2 5 10, तो यहाँ पे रह गया 5 टी स्क्वायर और इधर आ गया 125. अब 5 को 125 से डिवाइड कर देंगे तो टी स्क्वायर जो होगा वो बराबर आ जाएगा 25 के, और जब रूट लेंगे इसका, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो टी जो होगा वो बराबर आ जाएगा 5 सेकेंड्स के. तो इसका मतलब क्या है कि इस बॉल को ज़मीन तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कितने सेकंड्स होंगे, 5 सेकंड्स होंगे. ठीक है बेटा, तो इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड हियर. अगला क्या है, इफ कार ट्रेवल्स, एक गाड़ी जो है वो ट्रेवल करती है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड इन अ रेस एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 640 मीटर. एक गाड़ी जो है वो ट्रैवल कर रही है विद एवरेज स्पीड, वेलोसिटी आपको एवरेज बताई गई है कितनी 80 मीटर पर सेकेंड. इसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया है एस 640 मीटर्स. तो आपको क्या चीज़ मालूम करना है, यू विल हैव टू फाइंड द टाइम. आपको जो मालूम करना है वो क्या मालूम करना है, टाइम. तो बताइए फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू वी बार, चूंकि वी बार दिया हुआ है एक्सेलरेशन है ही नहीं टी, तो बताइए टी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एस अपॉन वी बार. अब एस कितना है 640 डिवाइडेड बाय ये कितना है 80. अब इसको क्रॉस कर देंगे, 8 + 64 और 0 0 0, यानी कि आंसर कितने सेकंड्स आ जाएगा, 8000 सेकंड्स आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह, हाँ मेरा बेटा एक गाड़ी है वो 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मुस्तकिल मूव कर रही है. ठीक है, चलती चली जा रही है. अब बहुत आगे जाने के बाद किसी पॉइंट बी पर इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कवर किया 640,000 मीटर्स डिस्टेंस आया इसका एस. लेकिन इस दौरान इसने अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है. कांस्टेंट रखने का मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी एवरेज, कांस्टेंट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए ये डिस्टेंस जब बी पे पहुंची होगी तो इसे कितना वक्त लगा होगा, टाइम कितना लगा होगा.
तो एवरेज स्पीड के लिए जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो यही होता है, S=V/T। S डिस्टेंस है, V बार वेलोसिटी, और T क्या है, टाइम है। तो यहां से अगर मैं टाइम कैलकुलेट अगर मुझे करना हो तो S/V बार आ जाएगा। अब बताइए S किसके बराबर है, 6400, और ये 80 है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 8000 सेकेंड्स आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब क्या है कि गाड़ी को इतनी यानी कि 640,000 मीटर्स कवर करने के लिए 8000 सेकेंड्स जो होंगे वो दरकार होंगे। ठीक है। अब ये बॉल बियरिंग लाइट वेट मशीनरी बिकॉज दे हैव स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया कॉन्टैक्ट स्मॉल होगा तो जाहिर बात है फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इसमें स्लाइडिंग है। आपको याद करें, मैंने आपको शायद बताया था कि इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। ठीक है, सॉरी स्लाइडिंग नहीं, रोलिंग होती है, गलत बता गया मैं। इसमें फ्रिक्शन कौन सी होती है, रोलिंग होती है। तो रोलिंग फ्रिक्शन का अमाउंट जो होगा इसके अंदर वो हमेशा क्या होगा, लेस होगा, कम होगा। अब देखो ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया। हाँ बेटा बोलती है। वह आप लोग इसी में रहिएगा कि इंक्लूड है या नहीं, और मैं बोलता जाऊंगा सब इंक्लूड है। जब फोर्स आ गई ना और फ्रिक्शन आ गई तो ये भी इंक्लूड है। यार तुम लोग अजीब बेकार बातें कर रहे हो, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझते जाओ। पढ़ने पढ़ाने की कुछ ज़रूरत नहीं, बुक में जितना कंटेंट दिया उसी को रखिए। क्वेश्चन मिस हो जाता है इस वजह से करवा दिया मैंने। अब मैं एक एक सवाल के लिए खासतौर से सिर्फ पेपर के ऊपर रहिएगा। यार थोड़ा सा ना अपना जो मेथड है ना, जो स्टाइल है, उसको चेंज करें आप लोग। ये सिर्फ और सिर्फ लकीर के फ़कीर ना बने मेरा बेटा। ये बात की कहानी होती है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी जो समझने का है ना उसको समझते जाओ। दो स्फेयर हैं, एक ए है एक बी है, एक ही हाइट से ड्रॉप किए गए हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। यहां से ड्रॉप किए गए, दोनों की हाइट्स क्या है, सेम है, एच दोनों का सेम है। बी हैज मैस 3 टाइम्स ग्रेटर, बी का मैस जो है वो ए के मुकाबले में 3 गुना क्या है, ज्यादा है। ठीक है। अब ये बताइए, ये बी है बड़ा मैस है और ये ए है ये छोटा मैस है, दोनों को ड्रॉप किया गया है। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द सिचुएशन, बी फॉल्स फास्टर, कभी भी नहीं, एक ही टाइम पे पहुंचेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों की क्या है, सेम है। ठीक है। ए हैज मोर मोमेंटम, नहीं। बी हैज मोमेंटम की भी कहानी नहीं है। बोथ स्फीयर हैव द सेम मोमेंटम, क्या दोनों के मोमेंटम क्या होंगे, सेम होंगे, इसका भी नहीं। बी फॉल फास्टर, ए हैज मोर मोमेंटम, बी। अब यहां पे मोमेंटम कहा गया है तो मोमेंटम को रहने दीजिए। ये अगर इसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि बोथ स्फीयर रीचेस द ग्राउंड एट सेम टाइम, एट सेम टाइम, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होती है, करेक्ट होती। मैं इस हवाले से ये मोमेंटम के हवाले से समझा रहे हैं तो मोमेंटम चूंकि कोर्स का पार्ट नहीं है उसको रहने दीजिएगा, लेकिन चूंकि इसके अंदर ये ऑप्शन नहीं है लिहाजा ये वाला ऑप्शन हम जो है वो मार्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए। देखिए ये एक पिक्चर है जिसके अंदर बता रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, फिर इसने अपनी, देखें कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है वी आई की यहाँ से, फिर इसने अपनी वेलोसिटी बढ़ा के कहाँ तक चला गया, वी आई से लेके कौन सी फाइनल वेलोसिटी वी एफ तक चला गया। जब इसने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज की तो इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होगा, एक्सेलरेशन। तो ये लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेलरेशन को। लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट। ठीक है। ये जो शेडेड रीजन है, ये वाला जो हिस्सा आ रहा है शेडेड, ये पूरा पार्ट जो है ये ऑब्जेक्ट की कवर्ड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है। ये जो चीज़ मैंने अभी मार्क की है ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, ये एरिया जो है ये कवर्ड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। ठीक है ना। क्वेश्चन में आप कहते क्या हैं ये देखिए अभी आप। ठीक है बेटे, देखिए क्या कह रहे हैं, द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी अबव। अब बताओ इस लाइन का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट, लाइन रिप्रेजेंट कर रही है या स्लोप ऑफ द लाइन, बोथ आर द सेम वन। तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज को, एक्सेलरेशन को। अगर यहां पे दिया हुआ होता कि शेडेड रीजन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर आप कहते हैं किस चीज को, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अगर यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन के बजाय यहाँ पे क्या लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता शेडेड रीजन।
अगर यहाँ पे शेडेड रीजन का लिखा होता तो फिर आप आंसर क्या मार्क करते, टोटल डिस्टेंस, लेकिन अभी आंसर क्या है, एक्सेलरेशन। आगे चलिए। अच्छा भाई, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, वो डिस्टेंस जो कि यूनिट टाइम के अंदर ट्रेवल होता है वो उसकी स्पीड कहलाती है। डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे देखिए वर्ड डिस्टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें स्पीड, अगर डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट होता तो फिर मैं इसको क्या लिखता, वेलोसिटी। नहीं भाई, ये नहीं, ऐसे नहीं करें भाई, ये आप लोग काम करते रहते हैं लेकिन अभी ना करें भाई। अच्छा ज़रा सुने, यहाँ पे क्या है कि द वैल्यू ऑफ एक्टिंग फोर्स इन द गिवन डायग्राम, इसमें देखिए एक्सेलरेशन हो रहा है, किस डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड है एक्सेलरेशन, ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर एक्सेलरेशन है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर अगर एक्सेलरेशन इस तरफ है तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रही है। अब बताइए मास कितना है इसका दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आपको पता है, आपसे क्या चीज़ मालूम करने के लिए कह रहा है, फोर्स। तो F=m में फॉर्मूला लगाएंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आगे चलिए, ये आ गया है, देखिए इसको हम नहीं जज करेंगे। द टाइप ऑफ मोशन, देखिए जो सिंपल पेंडुलम होता है उसके अंदर जो पेंडुलम होता है वो क्या कर रहा होता है, सेंटर में पेंडुलम, जब आप इसे करके छोड़ देते हैं तो ये वाइब्रेट करता है, तो इसके अंदर इसका आंसर होगा वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है सिंपल पेंडुलम। क्लासरूम स्टूडेंट्स गेट अप फ्रॉम डेस्क एंड वॉक 5, एक बच्चा जो है वो अपनी सीट से उठा है और उसने 5 मीटर्स अहेड, सामने की तरफ बच्चा यहाँ से उठा और 5 मीटर आगे चला गया, 5 मीटर टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के पास गया, डेस्क, कलेक्ट द बुक्स, उसने किताबें ली, एंड वॉक 5 मीटर बैक टू हिज ओन डेस्क, फिर इसने क्या किया, वापस यहीं से चलता हुआ 5 मीटर बैक अपनी डेस्क पे आ गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो भाई बताइए, डिस्प्लेसमेंट अपनी इनिशियल पोजीशन से इसका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि ये इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं, जहाँ था वहीं पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगा, 0। जबकि अगर वर्ड डिस्प्लेसमेंट की बजाय डिस्टेंस होता तो आप क्या लिखते, फिर आप लिखते 5 मीटर गया है, 5 मीटर आया है, तो 10 मीटर डिस्टेंस आ रहा होता उस वक्त, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपके पास वो कितना होगा, 0 मीटर्स। मोमेंटम क्या दे रहे हैं, इफ इलास्टिक कोल्यूशन, एस्ट्रोनॉट शिपिंग अर्थ एंड रेडी टू डिपार्ट फ्रॉम द एस्ट्रोनॉट रीचेस टू द हिज वेट। हाँ देखो भाई, एक एस्ट्रोनॉट जो है वो यहाँ से कहाँ गया है, मून की तरफ गया है, बताइए उसका वेट इंक्रीज होगा, जब मून पे वो पहुंच जाएगा तो उसका वेट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपको पता है वेट क्या होना चाहिए इसका, डिक्रीज हो जाएगा, नहीं वेट की बात हो रही है बेटे, तो वेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा इसका, ठीक है, लेकिन मास रिमेन्स द सेम, तो मास जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, मास अनचेंज होगा, वेट जो होगा वो क्या, देखिए मास जो होगा वो अनचेंज रहेगा, वेट डिक्रीज। भाई अर्थ पे हो तुम तो लो भाई, रुको भाई थोड़ा सा वेट करो, अगर आप कहाँ पर हैं, चलो यार, अगर आप कहाँ पर हैं, अर्थ पर हैं, तो अर्थ पे आपका वेट क्या होगा, अगर आप यहाँ पे अर्थ पे खड़े हैं तो अर्थ पे वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप मून पे चले गए छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आपका वेट जो होगा उसके मुकाबले में क्या हो जाएगा, रिड्यूस, हल्के हो जाएंगे ना, लाइटर फील कर रहे होंगे आप, लेकिन मैसेज में दोनों तरफ नो चेंज, इधर और इधर मैसेज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। हाँ बेटा आलिया इमरान जल्दी से क्वेश्चन करें, या अगर 2 मिनट रुक जाएं, ये पहले कंप्लीट कर लें उसके बाद कर लें तो बेहतर है। अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, द मोशन विल बी लीनियर, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स लीनियर मोशन करता है, ये हम देख चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी के लिए क्या चीज करेक्ट है, बताइए। फोर्स जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो गलत हो गया, बोथ आर वेक्टर, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, बोथ आर स्केलर, तो ये तो अच्छा फोर्स भी वेक्टर है और वेलोसिटी, जो फोर्स और वेलोसिटी दोनों आप जानते हैं कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो बोथ आर वेक्टर, ये तो सही हो गई। अब एक को वेक्टर, दूसरी को स्केलर, दूसरी को वेक्टर, पहली को स्केलर, ये मुमकिन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, दोनों वेक्टर्स हैं, तो ये इसका आंसर बी होगा। द ग्रेडियंट ऑफ लाइन, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप को, ग्रेडियंट को कहते हैं स्लोप को। अब ये क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब याद करें, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के अंदर जो लाइन बनती है वो s अपॉन टी यानी कि v के बराबर होती है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ग्रेड सही कहा आपने, s अपॉन टी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी या स्पीड के इक्वल आएगी।
अगर यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम के बजाय स्पीड टाइम लिखा होता, क्या डिस्टेंस के बजाय क्या दिया था, स्पीड टाइम, तो ऐसी सूरत में आपके पास जो आंसर होता वो फिर आपके पास क्या निकलता, वो उस वक्त आंसर आपके पास एक्सेलरेशन होता। ठीक है। इफ अ बॉडी इज टेकन टू द सर्फेस ऑफ मून, अगर एक ऑब्जेक्ट को आप उठा के मून की सरफेस पे ले जाए, चांद पे ले जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी ऑफ बॉडी विल चेंज, कौन सी बदलेगी, बताइए। मैस तो कभी भी नहीं चेंज होगा। अच्छा, अगर एक अगर आप मैस पे चले जाएं, मून पे चले जाएं, तो आपकी हाइट के ऊपर कोई फर्क नहीं होगा, आपकी डेंसिटी भी उतनी रहेगी, सिर्फ चेंज किस पे आएगा, इसके वेट पे आएगा। तो आंसर वुड बी वेट। इफ द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डबल, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होने वाली फोर्स बढ़ा दी जाए, डबल कर दी जाए, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होने वाली फोर्स F इक्वल्स टू m में होती है। ठीक है। देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, अब यहां पे बताइए अगर मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं यहां पे फॉर्मूले से, तो A इज इक्वल्स टू F बाय m, ये मेरे पास फॉर्मूला। आप बताइए इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर का एक्सेलरेशन अभी A है, ठीक है, जो कि F अपॉन m के बराबर आता है। आपसे ये कह रहे हैं कि अगर मैं इस फोर्स को डबल कर दूं, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ F कर दूं, डबल का मतलब क्या हो गया, 2 टाइम कर दूं, जबकि मैस उतना ही रहने दूं, तो बताइए ये 2 बाहर आ जाएगा, F बाय m एज इट इज वैसा ही है। तो बताइए F बाय m खुद किसके बराबर है, F बाय m जो है वो किसके बराबर है, A के। F बाय m किसके बराबर है, A के। तो जो नया एक्सेलरेशन आएगा वो अपने प्रीवियस एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, ट्वाइस। एक तो मैथमेटिकली इसको आप ऐसे देख सकते हैं, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकली, लेकिन आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। तो जब तुम फोर्स को डबल करोगे तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बात समझ में आती है। तो इफ वी डबल द फोर्स, एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बी डबल्ड। ठीक है, आगे चलिए। द टाइप ऑफ मोशन टेक प्लेस इन द सिंपल पेंडुलम। 2 मिनट रह गए बेटा, इसके बाद क्लास ओवर हो जाएगी। उसके बाद जो भी क्वेश्चन करने हो वो व्हाट्सएप के अंदर आप वॉइस नोट डालिएगा, तो उससे देख लेंगे। इसकी मोशन वाइब्रेटरी होती है सिंपल पेंडुलम की। अब बॉल ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इट टेक्स, कितने सेकंड ले रहे हैं, 4 सेकंड लग रहे हैं। तो बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या हुई, 0 हुई। तो अब आपने क्या है, इसकी हाइट बतानी है। g की वैल्यू आपको पता है, तो मेरे ख्याल में ये आप कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोबारा से, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई 0 होगा मल्टीप्लाई बाय टी प्लस हाफ ए कितना है 10 और टी स्क्वायर आपने 4 है, 4 का स्क्वायर कर दिया आपने। और s कितना दिया गया है, हाइट आपको मालूम करनी है। ये एलिमिनेट हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 4 4 ज़ा 16 और 16 5 ज़ा गालबन 80 होता है, तो 80 आंसर आ जाएगा आपके पास। तो भाई ये यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपके चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब ये मैं क्या करूँ उनको, अब सबका आंसर देना तो अभी मुश्किल ही होगा। जो क्वेश्चन करना है वो पूछ लीजिए, क्योंकि अब हम ये कंप्लीट कर देंगे। जिसने अगर क्वेश्चन, ओ भाई देखें भाई, इसमें बेइज्जती इज़्ज़त ज़िल्लत की, मेरा बेटा आलिया इमरान, इसमें इज़्ज़त ज़िल्लत की कोई बात नहीं होती। मेरी कोशिश ये थी कि इन टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको करवा दूं, क्योंकि इसकी वीडियो आपके पास आ जाएगी। अब जिसने भी क्वेश्चन करने हो, एक तो टीचर के सामने बेइज्जती नहीं होती है, जहन में रखें। अब जिसको भी क्वेश्चन करना है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोग जो हैं वो क्वेश्चन मुझे डाला करें। इसमें कोई ये चीज़ जहन में रखिएगा कि मैं जब यहाँ पे पढ़ा रहा होता हूँ ना, मैं बहुत जल्दी में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कम टाइम में बहुत सारा कवर अप करना है। तो इसमें इज्जत ज़िल्लत की कोई बात नहीं होती। आपको कोई भी सवाल करना हो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझे करें। यार क्लास में बेइज्जती करता हूँ मैं आप लोगों की, जो आपने इतनी ज़बरदस्त बात लिख दी है। ठीक है मेरा बेटा।